हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। आज आपके लिए चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, जिसको 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं, ये डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दैट हाउ ब्रिटिशर्स हैव एक्सप्लॉइटेड आवर इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद किया था। आज हम पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि व्हाट आर द डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी, जिसमें आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की आजादी के बाद क्या क्या डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी था, किस किस तरीका से इंडिया का इकोनॉमी को डेवलप किया गया था, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। चल अगेन बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गोल्स, क्या क्या गोल्स था, अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ ये गोल्स के कारण, फिर स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, फिर पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड रीजन फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड एट द एंड में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ टॉप बोर्ड्स क्वेश्चंस। तो ये सारा चीज हमको पढ़ना है, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, गोल्स के बारे में, स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस एंड रीजन फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सारा चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत चैप्टर ये लेंदी है और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने यहां डाला है, तो मेक श्योर करना आप एक भी चीज को स्किप ना करो। ठीक है प्यारे बच्चों। एंड अगेन मैं ये चैप्टर का नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको चाहिए आप वहां से ले सकते हो। ऐसे मैंने सबको नोट्स प्रोवाइड करा चुका है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप ग्रैब कर सकते हो। चल तो ये डिस्कशन करने के बाद अब डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं। सो आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अब 1947 हम सब जानते हैं, आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में, ठीक है, इंडिया आजाद हुआ। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था टू डेवलप इंडियाज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी टू डेवलप्ड इकोनॉमी, टू या टू कन्वर्ट इंडियाज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी टू डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। For that they have to select an economic system, जिसके लिए इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करना था। बेसिकली तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं, सोशल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन में से एक इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करना था। जैसे जस्ट लाइक आप लोग आफ्टर 10th बोर्ड एग्जाम के बाद आपने तीन सिस्टम में से एक स्ट्रीम को चूज किया, दैट इज साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजीज डेवलप किए, जैसे आप कॉमर्स अडॉप्ट किए, अब ऑप्ट करने के बाद अब उसके हिसाब से डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज अपॉइंट करोगे। सेम चीज यहां पर भी है, इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरह का था, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें से इंडिया कौन सा इकोनॉमी को अडॉप्ट किया वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आर सॉर्टेड आउट। ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व किया जाता है। हर कंट्री का बेसिक तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन बेसिक तीन प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। ये तीन प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया था। वो क्या चूज किया वो डिस्कशन करते हैं। अब ये चीज तो हम लोग क्लियर हो गया कि आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया वो डिस्कशन करते हैं, वेदर इंडिया अडॉप्टेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। So capitalist economy is a type of economy which is also known as market economy। इसका ये market economy है, और जब जब market आता है इसका main objective होता है profit कमाना। Its main objective is to earn profit। It is owned, controlled and managed by private sector। ये private sector इसको own करते हैं, own करते हैं। Features क्या अगेन सेम, it is owned, controlled and managed by private sector। Its main objective is to earn profit and it mostly focused on producing those goods which are cheap। ये बहुत सस्ता सामान को प्रोड्यूस करते हैं एंड उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करते हैं who are willing to pay high prices, जो हाई प्राइस देने के लिए रेडी है, बिकॉज इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। डिसएडवांटेज क्या हो गया, अब जब इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, सो इट थिंक अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट, वो अपने बारे में सोचेगा, ठीक है, ये सिर्फ प्रॉफिट के बारे में भागेगा। एंड सॉरी, ये आपका एडवांटेज है, एंड एक्सेलरेट द जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। बट डिसएडवांटेज है, इट डू नॉट थिंक अबाउट कलेक्टिव इंटरेस्ट, ये कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेगा एंड सोशल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करेगा। ये था आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर करना।
तो सोशल वेलफेयर कौन करता है? पब्लिक सेक्टर करता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर करना। अगेन इट इज ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय पब्लिक सेक्टर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट एट हाई प्राइस। वो हाई प्राइस पर अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरिट्स क्या है? ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को प्रमोट करता है। डिसएडवांटेज क्या हुआ? ये सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेगा एंड जीडीपी कम हो जाएगा। ये था सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब द थिंग इज दैट इंडिया अडॉप्ट किसको किया? सो आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अब क्या हुआ? ये तीन इकोनॉमिक सिस्टम था, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो अब प्लानिंग कमीशन में देखा गया इंडियन गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या कि 1950 में प्लानिंग कमीशन लाए और ये प्लानिंग कमीशन पे वो सोच रहे थे कि भैया अडॉप्ट किसको करना है, कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना है, वेदर इंडिया शुड गो फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उनको रियलाइज हुआ कि ना तो कैपिटलिस्ट होना चाहिए ना तो सोशलिस्ट होना चाहिए, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे इंडिया का सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी सॉल्व होगा। जहां तक प्राइवेट सेक्टर या जहां पर गवर्नमेंट कर सकता वहां पर करेगा, जितना गवर्नमेंट कर सकता करेगा या जितना प्राइवेट सेक्टर कर सकता करेगा, और जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा वहां पर गवर्नमेंट आकर हेल्प करेगा। इन शॉर्ट दे अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करने का एक ही मेन मोटिव था कि प्राइवेट सेक्टर को फुल अनुमति था, लेकिन जहां पर प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाएगा वहां पर गवर्नमेंट आकर हेल्प करेगा। सो इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन अगेन ये 1950 में जो प्लानिंग कमीशन आया इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय नीति आयोग। 2050 नीति आयोग आकर इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये चीज बोला गया है नीति आयोग के बारे में। उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ये चीज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था इंडिया का अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को डेवलप करना, जिसके लिए इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना था। वो मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज कर लिए बिकॉज डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी मिक्स्ड इकोनॉमी से एकदम परफेक्ट लग रहा था। सो दे अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग इसको रिप्लेस कर दिया था 2015 में। तो ये चीज था कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। अब आफ्टर अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया अडॉप्टेड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। वो इकोनॉमिक प्लान करने गया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ कंट्री फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करने के बाद वो प्लान किया कि अब काम किस किस पर करना है, किस किस जगह पर फोकस करना है। दैट इज सेड टू बी इकोनॉमिक प्लानिंग। एंड आफ्टर प्लानिंग के बाद वो जो आए वो ये सारे पॉइंट्स पर फोकस किए, ये 4 गोल्स पर फोकस किए: जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट एंड इक्विटी। ये प्लानिंग करने के बाद ये 4 मुद्दे पर आए। देखा जाए तो हर कंट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम, भर भर के प्रॉब्लम है, लेकिन वो इंडिया की इकोनॉमी को डीपली स्टडी करने के बाद वो इस पॉइंट पर आए कि ऐसे बहुत प्रॉब्लम है बट बेसिक 4 प्रॉब्लम है। अगर ये 4 प्रॉब्लम पर हम काम करेंगे तो इंडिया का इकोनॉमी डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट एंड इक्विटी। तो अब सबसे पहले जीडीपी बढ़ाएंगे। So GDP growth means increase in level of output in the economy. GDP का मतलब कि आउटपुट बढ़ेगा, which means that if increase in GDP will be there, output will be there for consistent longer period of time, लंबे टाइम पीरियड के लिए GDP बढ़ते जाएगा। So economic development took place। मतलब ऐसा नहीं कि GDP बढ़ रहा फिर घट रहा, आउटपुट बढ़ रहा घट रहा, कंसिस्टेंटली अगर वो आउटपुट बढ़ेगा तभी जाकर GDP बढ़ पाएगा। एंड ये GDP बढ़ाने के लिए 2 पॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। पहला, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। अगर हम अपने कंट्री का रिसोर्स को बढ़ा देंगे तो जीडीपी बढ़ेगा। अगर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी में अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ मींस इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, व्हिच मींस दैट इफ इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी देयर फॉर consistent longer period of time, then economic development took place. It depends upon 2 factors: adoption of new technology and increase in resource base of the country। अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, अपना रिसोर्स बढ़ा देंगे तो जीडीपी बढ़ेगा। दूसरा बोला गया मॉडर्नाइजेशन। अगर कंट्री को मॉडर्नाइज करा देंगे तो कंट्री का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिकॉज कंट्री बहुत आउटडेटेड था। जितना जल्दी मॉडर्नाइज बनाएंगे एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया उतना ज्यादा डेवलप रहेगा।
सो मॉडर्नाइजेशन मींस इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देना है। इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, अगेन ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। अगर हम नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो कंट्री मॉडर्नाइज हो जाएगा, एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, अपने मेंटालिटी पे चेंज लाएंगे, बिकॉज इंसान का डेवलपमेंट उसका मेंटालिटी से पता चलता है। सो अगेन वी शुड प्रमोट जेंडर एम्पावरमेंट, चेंज इन सोशल आउटलुक का मतलब क्या है, मेंटालिटी में चेंज लाएंगे। वी शुड प्रमोट जेंडर एम्पावरमेंट लाएंगे। इक्वल राइट शुड बी गिवन टू मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट देंगे। एंड वी शुड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, color, religion, gender, and the society will be more civilized. Society और अच्छा कब होगा, if we use the talent of women into our workspace. वर्कस्पेस में वुमेन का इस्तेमाल करेंगे, वुमेन के टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इकोनॉमी और मॉडर्नाइज हो पाएगा। सेल्फ रिलायंट, अब एक और पॉइंट पर आया, बोला अब तो इंडिया को आत्मनिर्भर पे अगर नहीं फोकस करेंगे तो भैया डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, बिकॉज इंडिया आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो सिर्फ फॉरेन कंट्री पे ही डिपेंड था, तो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना था। तो सेल्फ रिलायंट मींस ओवरकमिंग फ्रॉम द नीड ऑफ एक्सटर्नल हेल्प। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करवाना है, अब वो सारा चीज का प्रोडक्शन इंडिया को खुद से करना है अपने कंट्री में, दैट इज सेल्फ रिलायंट। एंड ये अगेन सेल्फ रिलायंट दो रीजन के चक्कर में था, to reduce foreign dependence, because we all know after the eve of independence India was totally dependent upon import from rest of the world, so we should promote self reliant so that India would be able to reduce their dependence from foreign country से अपना dependence कम करा सके, and to avoid foreign interference भी कम करा सके, because अगर इंडिया अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल, आजादी के बाद भी अगर दूसरे देश पे डिपेंड रहेगा तो अगेन वो फॉरेन कंट्री हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस पे फिर से इंटरफेयर करेगा, इसलिए सेल्फ रिलायंट वाज नेसेसरी। सो सेल्फ रिलायंट मींस ओवरकमिंग फ्रॉम द नीड ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, which means that India should not depend upon the resources of foreign country, instead of that they should totally depend upon the resource of their country because of two reasons, to reduce foreign dependence and to avoid foreign interference, and last equality, because India में equality तो बिल्कुल नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट सिस्टम को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम था, जब तक हम खुद से इक्वालिटी आपस में इक्वल नहीं मानेंगे खुद को तो भैया डेवलपमेंट आप कितना भी कर लो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। सो अगेन we should promote gender equality, equal rights should be given to men and women, all the people should be able to get basic requirements of life, food, clothing, shelter मिलना चाहिए, they should be treated in fair and kind manner, we should not practice discrimination on the basis of caste, color, religion and gender। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारा गोल्स पे आप ध्यान दे देना। 4 गोल्स था, जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट एंड इक्विटी, ये कलेक्टिवली भी पूछ सकते हैं या इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। चल अब अगेन ये 4 चीज पर काम करने के बाद कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा ऑब्वियसली, तो पहला अच्छा ही है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। With the help of 5-year plan, India failed to achieve the growth rate. वो growth rate तो अचीव नहीं कर पाया, but it was successful in breaking the chain of stagnant economy, जो 0.5% था। मैंने पहले ही बताया था कि on the eve of independence में growth rate was 0.5% only। तो दो ये गोल्स के कारण इंडिया उतना इनकम जनरेट नहीं कर पाया, लेकिन ये स्टैग्नेशन का ब्रेक को तोड़ दिया था। ये स्टैग्नेशन का जितना भी प्रॉब्लम्स था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, ना के बराबर ग्रोथ होता था, ये ग्रोथ को तोड़कर ग्रोथ कर चुका था अबाउट 5.8%। तो आप खुद सोचो 0.5% से अगर वो 5.8% बढ़ रहा है, मतलब इट वाज अ रिमार्केबल ग्रोथ। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर ठीक हो गया, जो अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आया, इससे इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई हो गया, वेरियस वैराइटीज ऑफ इंडस्ट्री आ गया। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब बढ़ गया। इसको अभी डिटेल वर्जन में डिस्कशन करेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये गोल्स आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज को याद करके जाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 4 गोल्स था, जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ प्लान एंड इक्विटी, एकदम छाप लो दिमाग में अपना। चल ये गोल्स तो हो गया। अब ये गोल्स के बाद डायरेक्टली डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी अपनाया गया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड को ठीक करने के लिए,
बिकॉज ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड को ही एक्सप्लॉइट किया गया था। सो सबसे पहले एग्रीकल्चर को ठीक करने का दिमाग में लेकर चलना दो स्ट्रेटेजीज था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म। ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वीवीआईपी है, बहुत बार पूछा जाएगा, रिपीटेड है, मान लो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म, जिसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया थ्रू HYV सीड से या ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्रीकल्चर को ठीक करने का दो स्ट्रैटेजीज था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को हम लैंड रिफॉर्म भी बोलते हैं एंड टेक्निकल रिफॉर्म को टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देयर वर टू स्ट्रैटेजीज फॉर अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इज आल्सो नोन एज लैंड रिफॉर्म। ये पॉइंट को रट लो, एकदम छाप लो दिमाग में। लैंड रिफॉर्म में जितने भी पॉलिसीज थे एग्रीकल्चर के में, जैसे पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन एंड जमींदारी सिस्टम, ये सारे पॉलिसीज के कारण जितना भी प्रॉब्लम्स आया, अब यहां पर वो सारा का सारा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जमींदारी के कारण, जमींदारी हटा दिया गया। So in this zamindari system was removed। थोड़ा जमींदारी के बारे में बताएंगे। It was a type of triangular relationship between owners of soil, tillers of soil and British government। जमींदार को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेंट के रूप में देना पड़ता था टू द ब्रिटिशर्स एंड इन रिटर्न द जमींदार एकदम फ्री थे टू एक्सट्रैक्ट एज मच मनी एज दे कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टिलर्स ऑफ सॉइल, जिसके थ्रू अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हुआ, रेट ऑफ लैंड बहुत तेजी से बढ़ गया एंड फार्मर बिकेम लैंडलेस लेबर। लेकिन आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी बंद होने के कारण फार्मर बिकेम परमानेंट ओनर्स ऑफ सॉइल। फार्मर क्या हो गया, परमानेंट ओनर्स ऑफ सॉइल। अब उनको कोई भी पार्ट ऑफ क्रॉप या कोई भी पार्ट ऑफ रेवेन्यू को किसी को भी देना नहीं पड़ता था। दिस इज ऑल अबाउट अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, जिसमें जमींदारी बंद हो गया। अब आता है सीलिंग ऑफ लैंड। याद रखना, सीलिंग ऑफ लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वालिटी प्रमोट किया था, इक्वालिटी पूछेगा, ठीक है। तो जमींदारी इंटरमीडिएटरी से इक्वालिटी प्रमोट नहीं हुआ था, लेकिन सीलिंग ऑफ लैंड से इक्वालिटी प्रमोट हुआ था। इक्वालिटी क्या था इसमें, सब जल्दी से बता दो। इसका मतलब था, हम सब जानते हैं, फार्मर बिकेम लैंडलेस लेबर बन चुका था प्रीवियस चैप्टर में। तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाया जिसमें बोला गया हर इंसान के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड होना चाहिए, एंड इफ द पर्सन हैविंग मोर देन दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लैंड, अगर उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड है, दिस विल बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट लेकर लैंडलेस फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, विच प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द फार्मर या इक्विटी अमंग द फार्मर। तो सीलिंग ऑफ लैंड रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड दैट एन इंडिविजुअल कैन हैव, एंड इफ द पीस ऑफ लैंड गोज बियॉन्ड दैट लिमिट, उस पीस ऑफ लैंड से अगर ज्यादा है तो गवर्नमेंट लेगा और लैंडलेस फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे इक्विटी प्रमोट होगा। अब बोला भैया ज्वाइंट फार्मिंग लाना है, बिकॉज प्रीवियस चैप्टर में फार्मर बहुत गरीब थे, गरीब का कोई नहीं सुनता है, गरीब का बार्गेनिंग कैपेसिटी कम रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी, एक पॉलिसी लाए, बोले मिलकर फार्मिंग करना है, जिसके लिए दे क्रिएटेड अ टाइप ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप बनाए एंड स्टार्टेड डूइंग जॉइंट फार्मिंग, मिलकर फार्मिंग करवाए एंड दे स्टार्टेड बाइंग थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर इन बल्क, जिसके कारण वो बल्क में सारा का सारा सामान खरीदना स्टार्ट कर दिए, बिकॉज मिलकर फार्मिंग करना था, which was relatively very cheap as compared to buying it individually। अगर वो अकेले जाकर कोई भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीदेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता, लेकिन अब जो था वो मिलकर फार्मिंग कर रहे थे, तो जो भी चीज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर था वो बल्क में खरीदना स्टार्ट कर दिए, जो बहुत ज्यादा सस्ता मिला फार्मर को एज कंपेयर टू बाइंग इट इंडिविजुअली, बिकॉज ज्वाइंट फार्मिंग हैज मेड देम बेटर बार्गेनर। ज्वाइंट फार्मिंग से वो बेटर बार्गेनर बन सके। रेगुलेशन ऑफ रेंट, हम सब जानते हैं द रेट ऑफ लैंड वाज फ्रीक्वेंटली रेज्ड, जमीन का रेट जो था कभी भी बढ़ जा रहा था, तो गवर्नमेंट बोला नहीं बाबू, इसमें भी काम करना है, तो रेगुलेशन ऑफ रेंट लाया गया, जिसमें द वैल्यू ऑफ लैंड, जमीन का वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप। आप जितना भी वैल्यू ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस करते हो, उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ऑफ क्रॉप का रेंट जाएगा, बाकी आप अपने पास लेकर रखो। दैट इज वैल्यू ऑफ लैंड शुड नॉट एक्सीड 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप, क्रॉप का 1/3 वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा। सो दीज वेर द स्ट्रेटजीज फॉर लैंड रिफॉर्म, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, सीलिंग ऑफ लैंड, जॉइंट फार्मिंग, रेगुलेशन ऑफ रेंट। इसी के साथ हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म समाप्त होता है। अब आते हैं टेक्निकल रिफॉर्म में। टेक्निकल रिफॉर्म इज मोस्टली रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन सब जानते हैं, ये HYV सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को लेकर
लाया गया था ताकि हमारा क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, एनहांस हो सके। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। HYV सीड, HYV सीड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1965, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1965 में आया। इट गेन्ड मच पॉपुलैरिटी इन द क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, बट नो सिमिलर राइस वाज सीन इन केस ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप पे उतना ध्यान नहीं दिया गया, ये मोस्टली व्हीट, राइस, बाजरा ये सब के लिए ही, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपका HYV सीड लाया गया, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं। बहुत इजी, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अब HYV सीड का रिक्वायरमेंट था। ये HYV सीड बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि कम से कम क्रॉप्स, कम से कम प्रोडक्टिव कैपेसिटी में ज्यादा का ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, और ये सब जब इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी एनहांस होगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ HYV सीड रिक्वायर्ड द फर्टिलाइजर टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। अगेन with the use of HYV seed fertilizer there was requirement to protect the crop from pest and diseases, pest and diseases से बचाना था। अब ये pest and diseases से बचाने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का रिक्वायरमेंट हुआ। एंड एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, हम सब जानते हैं प्रीवियस चैप्टर में इरिगेशन फैसिलिटी वाज नॉट देयर, तो इस पॉइंट में, इस चैप्टर में इरिगेशन फैसिलिटीज को भी डेवलप किया गया ताकि सबको प्रॉपर इरिगेशन मिल सके, खेत में पानी पहुंच सके एंड प्रोडक्टिविटी और एनहांस हो सके। तो ये था एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर को ठीक करने का दो तरीका था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को लैंड रिफॉर्म बोलते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म को ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIP, यहां से एडवांटेजेस पूछता है, व्हाट वर एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 4 एडवांटेजेस था, सरप्लस प्रोडक्टिविटी, राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन। अब सबका मतलब एक ही है, HYV सीड के कारण, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के कारण क्या हुआ, इंडिया वाज एबल टू डू द प्रोडक्शन सरप्लस, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, इंडिया वाज एबल टू डू द प्रोडक्शन सरप्लस व्हिच लीड्स टू सरप्लस प्रोडक्टिविटी। सेम राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन विद द यूज ऑफ HYV सीड के कारण, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रॉपर मींस ऑफ इरिगेशन के कारण, इट हैज रिड्यूस्ड द टाइम गैप बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग का टाइम गैप घट गया, एंड इट हैज इंक्रीज्ड द एरिया अंडर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन के एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है, कल्टीवेशन का एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है। ये था आपका राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, बिकॉज पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले क्या था, प्रोडक्शन जो था वो आपको बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता था, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ, प्रोडक्शन कैपेसिटी घट, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं, टाइम गैप घट गया। जो पहले 9 महीना 12 महीना लगता था प्रोडक्शन करने में, वो अब 6 महीना में ही प्रोडक्शन हो गया, जिसको बोलते हैं राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। तीसरा आता है शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, अगेन HYV सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड प्रॉपर मींस ऑफ इरिगेशन के कारण इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के कारण इंडिया वाज नाउ एबल टू डू द प्रोडक्शन सरप्लस, सरप्लस पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण फार्मर स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब वो सबसिस्टेंस से हटकर कमर्शियलाइजेशन कर सकता था बिकॉज प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन, अब इंडिया आत्मनिर्भर बढ़ गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया, पहले वो प्रोडक्टिविटी उतना नहीं कर पाता था, लेकिन अगेन HYV सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के कारण इंडिया का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, प्रोडक्शन सरप्लस में होने लग गया, सारा क्रॉप्स का प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लग गया, एंड पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी भी इसको अफोर्ड कर पा रहे थे, एंड द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो थे वो भी बफर स्टॉक मेंटेन करने लग गए, which can be used during off season, जो ऑफ सीजन में इस्तेमाल कर सके। तो ये था आपका एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्टिविटी, राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन। ये बार बार ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछ रहे हैं। अब आता है डिसएडवांटेजेस। ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा था तो बुरा भी हो गई, वी ऑल आर अबाउट इन समवन स्टोरी। यहां पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा तो था, बुरा क्या था भाई, देखो लिमिटेड क्रॉप। अब ग्रीन रेवोल्यूशन वाज हर क्रॉप्स पे इतने जल्दी एप्लीकेबल नहीं हो पाए। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली कन्फाइंड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, बट नो सिमिलर राइज वाज सीन इन द केस ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप पे उतना अच्छे से वो काम नहीं कर पाए थे इन द इनिशियल ईयर्स।
अनइवनली स्प्रेड। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो अनइवनली स्प्रेड थे। स्टार्टिंग में ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया में स्प्रेड नहीं हो पाए। इट वाज मोस्टली स्प्रेड इन द स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एक्सेट्रा, बट अनइवनली स्प्रेड इन द स्टेट्स सच एज यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। अब आता है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उस टाइम न्यू आए थे, न्यू हर चीज बहुत एक्सपेंसिव था, एंड बल्क ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर, so they were not able to afford all these expensive things। expensive था बहुत, तो afford नहीं कर पा रहे थे, which creates a gap between rich and poor farmer, जिसको हम लोग बोलते हैं limited farming population, because they were not able to afford all these things because such things were very expensive, and which creates a gap between rich and poor farmer। so इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट खत्म होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, एग्रीकल्चर को ठीक करने का 2 स्ट्रेटेजीज था, टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को लैंड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। टेक्निकल रिफॉर्म में HYV सीड ये सारे थे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में, लैंड रिफॉर्म में क्या क्या था? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, सीलिंग ऑफ लैंड, जॉइंट फार्मिंग, रेगुलेशन ऑफ रेंट। टेक्निकल रिफॉर्म में HYV सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड प्रॉपर मींस ऑफ इरिगेशन। एडवांटेज बता दिया, सरप्लस प्रोडक्टिविटी, राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन। डिसएडवांटेज क्या क्या था? लिमिटेड क्रॉप, अनइवनली स्प्रेड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। ये हो गया एग्रीकल्चर के बारे में। चलो भाई, एग्रीकल्चर तो हो गया। अब आते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री भी बर्बाद किया गया था बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब इसको ठीक करते हैं। सबसे पहला था, प्रॉब्लम्स क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता है जो इस साल बोर्ड में पूछा गया था 2025 में, व्हाई पब्लिक सेक्टर प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। So the GDP growth will then only be possible when epicenter lies in the hands of industrial sector। ये देखा गया कि कंट्री का GDP तभी बढ़ पाएगा जब epicenter lies in the hands of industrial sector। इंडस्ट्रीज पर आप फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। But industrial development required massive investment, and all the planners started giving high priority for the growth and development of industrial sector। So all the planner realize किए कि industrial development required massive investment, बहुत पैसा चाहिए, एंड ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगा इफ देयर विल बी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ 2 रीजन, लैक ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसा का बहुत कमी था, एंड एट दैट टाइम पीरियड प्राइवेट सेक्टर वर नॉट हैविंग एनफ कैपिटल टू मेक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के नाम पे सिर्फ 2 थे, टाटास एंड बिरलास were the well reputed company। तो पैसा का बहुत कमी था, जिसके कारण गवर्नमेंट हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर थ्रू पब्लिक सेक्टर। दूसरा बोला लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर वे नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इंटरेस्टेड नहीं थे, भैया हमको नहीं करना इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इंडिया का मार्केट बहुत छोटा था। इंडिया का मार्केट कहां था? बहुत गरीब देश था, जस्ट रिसेंटली आजाद हुआ, तो मार्केट बहुत छोटा था, एंड मार्केट वाज स्मॉल बिकॉज द इनकम वाज वेरी लो, इनकम बहुत कम था। सो इन्वेस्टर्स वर अफ्रेड टू मेक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स बहुत डरते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो दैट्स व्हाई पब्लिक सेक्टर प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये था हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए 3 स्ट्रैटेजी लाया गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, या बोल सकते हो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ SSI। ये सब तीनों VVIP, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहीं से आएंगे, मेक श्योर करके चलना आप। 3 स्ट्रैटेजीज लाए। सबसे पहले बोला अब इंडस्ट्री को बचाना है, दूसरे देश फिर से आके इंडिया को कॉन्कर करके बर्बाद ना कर दे, इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को कोलैप्स ना कर दे, इसलिए 3 मेजर स्ट्रैटेजीज लाया गया एज पर IPR 1956। IPR 1956 के तहत में 3 स्ट्रैटेजी लाया गया। IPR क्या होता है प्यारे बच्चों? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ये पहला IPR 1948 में आया था, और जो सबसे पावरफुल IPR आया था वो 1956 में आया था, जिसके बारे अभी पढ़ेंगे। ये IPR 1956 3 तरीका से लाया गया, लाइसेंसिंग,
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, जिसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट था गिवन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट बना के दिया, बोला अगर आपको स्टैब्लिश करना है न्यू इंडस्ट्री तो आप लाइसेंस दो, अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो लाइसेंस दो, ठीक है, एंड अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो लाइसेंस दो। नो न्यू इंडस्ट्रीज वर अलाउड टू एंटर इनटू मार्केट विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस। किसी भी इंडस्ट्री को यह अनुमति नहीं था कि भैया आप मार्केट में आओ विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस। So industrial licensing is a type of permission given by government for expansion of industry, diversification, establishment of industry, expansion of industry and diversification of industry. No new industries were allowed to enter into market without obtaining license, and it was very easy to obtain license, especially in those area which are economically backward. जो economically backward है वहां पर लाइसेंस लाना और भी ज्यादा इजी था, बिकॉज गवर्नमेंट तो यही सब चीज के फिराक में थे। जो ओवर डेवलप्ड नहीं है, एकदम अंडर डेवलप्ड है, सॉरी ओवर डेवलप्ड नहीं, अंडर डेवलप्ड है, उनको अब तुरंत लाइसेंस दे देंगे ताकि डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी हो जाए। तो ये था लाइसेंसिंग के बारे में। अब आता है गवर्नमेंट बोला भैया थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना जरूरी है। सो गवर्नमेंट हैज क्लासिफाइड इंडस्ट्री इनटू 3 शेड्यूल्स। वो सारा इंडस्ट्री जिसको सिर्फ गवर्नमेंट रन कर सकता है उसको पहला शेड्यूल में डाला, वो सारा इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिलकर रन कर सकता है सेकंड शेड्यूल में, एंड सिर्फ जहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स आ सकते हैं उनको शेड्यूल 3 में डाला गया। जैसे द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइजेस वेयर इट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, वे 17 इंडस्ट्री को रिजर्व कर दिया कि भैया यहां पर सिर्फ 17 इंडस्ट्रीज ही आएंगे जिसको सिर्फ गवर्नमेंट रन कर सकता है, जैसे एटॉमिक, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, हेवी इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, ये सब आपको शेड्यूल ए में डाला। All those industry which can be run by both public and private sector are made under category 2, such as chemical fertilizer industry, machines हो गया industry are made under category B या 2, and all these industry other than category 1 and 2 are made under category 3 which can be run by private sector only. ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री था। अब लाइसेंस ला दिया, क्लासिफाई कर दिया, अब आता है एसएसआई। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर से आप कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। तो व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री हुज टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, ये गलती है यहाँ पे, ये 1 करोड़ होगा। ड्यूरिंग द ईयर 1955 विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी नोन एज कार्फ कमिटी रिकॉग्नाइज हुआ देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उनको रियलाइज हुआ भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल एरिया के लिए, ये बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो देयर वाज रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होगा फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्री आएगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रूइन करके चल जाएगा। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लाया गया, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट टुक 2 स्टेप। गवर्नमेंट 2 स्टेप्स लिए, रिजर्वेशंस एंड टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी। गवर्नमेंट ने बोला रिजर्वेशन ला देते हैं, एक काम करते हैं, आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बचाना है, आपके लिए रिजर्वेशन ला देते हैं, दैट प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी विल बी डन बाय एसएसआई ओनली। कुछ चीज का प्रोडक्शन सिर्फ एसएसआई को ही अनुमति रहेगा, इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्जिस्ट भी करेगा और वो सर्वाइव भी कर पाएगा। एंड टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी, एंड टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट टैक्स कंसेशंस, टैक्स पे बेनिफिट दिया, छूट दिया, एंड सब्सिडीज भी प्रोवाइड करके दिया, लोन्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करके दिया फॉर एसएसआई। अब इसी के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है फ्री गिफ्ट की तरह, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ये लेबर होता है, LIT होता है, ये CIT नहीं होता है, मतलब मशीन्स के द्वारा प्रोडक्शन नहीं होता है, लेबर्स के द्वारा प्रोडक्शन होता है, एंड इट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर स्मॉल इन नेचर, बहुत छोटा होता है, सो इट रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल टू मेक इन्वेस्टमेंट, बहुत कम पैसा से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। So any person who is having less amount of capital, जिन पर्सन के पास कम पैसा है, they can also start SSI। तो ये फीचर था, कैरेक्टरिस्टिक्स था ऑफ SSI। आपको कुछ भी पूछे रिलेटेड टू SSI, आप पूरा टॉप टू बॉटम यहां तक लिखोगे।
रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने बता दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। कार्फ कमिटी लाया था ड्यूरिंग द ईयर 1955। Village and small scale industry known as Scarf Committee recognized that there was requirement for growth and development of small scale industry, as small scale industry generate more employment opportunity as compared to large scale industry. So in order to protect SSI from large scale industry, government took two steps: reservation, tax concession, and these are the two features. It was labor intensive technique and small investment. So इसी के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी भी समाप्त होता है। अब लास्ट बचा है फॉरेन ट्रेड। चल, वी ऑल नो फॉरेन ट्रेड में ब्रिटिशर्स इंडिया को किस तरीका से एक्सप्लॉइट किए। अर्लियर इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, अर्लियर इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, बट इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल को एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। अब यही सारे चीज के पॉइंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला नहीं, अब नहीं चलेगा, अब इंपोर्ट को बंद कराओ, बिकॉज इंपोर्ट रहेगा तो अगेन इंडिया दूसरे देश पे डिपेंड रहेगा, और जब इंडिया दूसरे देश पे डिपेंड रहेगा तो कोई भी कंट्री इंडिया पर आएगा एंड इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशंस को इंपैक्ट करने के पीछे परेशान रहेगा। इसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। VVIP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So import substitution refers to the process of protecting domestic industry from international competition. इंडिया को बाहरी देश से बचाना था because by two ways, दो तरीका से, टैरिफ पॉलिसी एंड कोटा सिस्टम। बोला इंपोर्ट को बंद कराना है। अब इंपोर्ट बंद कराने का मतलब क्या है कि इंडिया दूसरे देश से भी गुड्स का हेल्प ना मांगे, दूसरे देश से परचेज ना करे, इंस्टेड ऑफ दैट वो खुद से ही अपना प्रोडक्शन अपने ही कंट्री में स्टार्ट कर दे। दैट इज ऑल अबाउट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। So it refers to the process of protecting domestic industry from international competition by two ways: tariff policy and quota system. Tariff means tax. ये टैक्स का पॉलिसी बढ़ा दिया। So इंपोर्ट को बंद कराएंगे डायरेक्टली तो कोई नहीं मानेगा, बोलता है डायरेक्टली, बोलता है गवर्नमेंट रुको बेटा, तेरा इंपोर्ट हम बंद करवाते हैं। कैसे? गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड आइटम which increased its price and reduces the demand of commodity. 500 का प्रोडक्ट पे 5000 टैक्स लिया, कोई इंपोर्ट करेगा? नो, नहीं करना मुझे, which reduce its demand of imported item. सेम कोटा सिस्टम ला दिया कि ठीक है भैया, आई नो इंपोर्ट इतना जल्दी बंद करना पॉसिबल नहीं है, तो कोटा सिस्टम ला देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ला देते हैं, जो एकदम जरूरी है आप उसको इंपोर्ट करो, बाकी आप मत करो। तो कोटा सिस्टम रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इंपोर्ट दैट इंडिया कैन हैव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ही आप कर सकते हो दूसरे देश से। एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज मेनली इंट्रोड्यूस, क्यों आया? टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सके, एंड टू सेव फॉरेन करेंसी, so that India would be able to do the production of all those goods and services for which it was importing from rest of the world, ताकि इंडिया वो सारा चीज का प्रोडक्शन अपने ही कंट्री में करना स्टार्ट कर दे जिसके लिए वो दूसरे देश पर डिपेंड रहता था। So this is all about import substitution या inward looking trade strategies। अब इसी के साथ 90% हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब सम एडवांटेजेस ऑफ दिस 5-year प्लान एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑफ 5-year प्लान। एडवांटेज बहुत सारा है, अभी मैंने बताया। सबसे पहले इंडियन इंडस्ट्री में नो लॉन्गर रिलेटेड टू कॉटन होगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आ गया, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोट हुआ जिससे लेबर इंटेंसिव टेक्निक बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा। पहला डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड एज पर आईपीआर 1956 वेरियस वैरायटीज ऑफ इंडस्ट्रीज आया, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज आया, इंडस्ट्रीज बहुत कमाया, इंडस्ट्री का इनकम बढ़ गया जिससे इंडिया का जीडीपी भी बढ़ गया। ये एडवांटेजेस था, ज्यादा नहीं, 3 एडवांटेज मोर देन इनफ है। पहला एडवांटेज था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आया, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आया, तीसरा बोल सकते हो कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस वैरायटीज ऑफ इंडस्ट्री। एक डाइवर्सिफाई हुआ, दूसरा एसएसआई आया, तीसरा वेरियस वैरायटीज ऑफ इंडस्ट्री, एक से एक वैरायटीज ऑफ इंडस्ट्री आया, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सनराइज इंडस्ट्री। ये एडवांटेजेस था। बैड इंपैक्ट। अब डिसएडवांटेज क्या था भाई, वो भी देख लेते हैं। सो एट द टाइम ऑफ that time people were totally depend upon public sector even for bread and shoes। ये disadvantage बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पीरियड में people were totally depend upon public sector even for bread and shoes,
इवन प्राइवेट सेक्टर वाज वेल इक्विप्ड टू डू, प्राइवेट सेक्टर केपेबल था, बट स्टिल इंडिया जो था पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड था। इवन फॉर ब्रेड एंड शूज, छोटा मोटा सामान के लिए भी गवर्नमेंट को परेशान करता था। ड्यू टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री टुक प्लेस फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, बट जिसके कारण इंपोर्ट तो बंद हो गया, बट इंडिया जो था वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इंडिया का इंपोर्ट तो बंद हो गया, इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन पूरा बंद हो गया, जिसके कारण इंडिया वाज नॉट एबल टू मेंटेन इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसके चक्कर में कंपटीशन घट गया एंड इंडिया ओनली फोकसेस ऑन मोनोपोली ऑफ डोमेस्टिक मार्केट ओनली। इंडिया अपना मोनोपोली सिर्फ अपने ही कंट्री में चला पाया, ये दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा था लाइसेंसिंग वाज अ गुड इंस्ट्रूमेंट बट इट वाज एक्टिंग अ डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज था कि दीज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था वुड इजीली बी एबल टू गेट बाय बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को लाइसेंस आसानी से मिल जाता था टू रिमूव द कॉम्पिटिटर फ्रॉम द मार्केट। बड़े बड़े कंपनीज लाइसेंस आसानी से तुरंत ले लेते थे ताकि छोटे मोटे जितने भी बिजनेसमैन है वो मार्केट में एंटर करना इम्पॉसिबल बन गया। ये हो गया। एंड पब्लिक सेक्टर टर्न्ड इनटू सोशल लाइबिलिटी, पब्लिक सेक्टर सोशल लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया बिकॉज थेफ्ट, लीकेज, करप्शन, प्रेफरेंस ये सब होने लग गया, जिसके चक्कर में इट वाज एक्टिंग वन ऑफ द डिसएडवांटेज। तो ओवरऑल डिसएडवांटेज क्या था? पीपल वे टोटली डिपेंड अपॉन पब्लिक सेक्टर इवन फॉर ब्रेड एंड शूज, इवन प्राइवेट सेक्टर वाज वेल इक्विप्ड टू डू, पब्लिक सेक्टर टर्न्ड इनटू सोशल लाइबिलिटी, थेफ्ट, लीकेज, करप्शन होने लग गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण इंडिया इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाया, जिसके कारण इट ओनली फोकसेस ऑन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक मार्केट ओनली। एज अ रिजल्ट डाइवर्सिफिकेशन वाज अवॉइडेड, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाया एंड द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस को लाइसेंस आसानी से मिल जाता था टू रिमूव द स्मॉल बिजनेसमैन फ्रॉम द मार्केट। ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट। अब रीजन फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बता दिया था, इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बाद एलपीजी आया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा इंपोर्ट को बंद करा तो दिए, बहुत अच्छा काम किया, बट एट द एंड में क्या हुआ? फॉरेन करेंसी इंडिया का श्रिंक होने लग गया, इंडिया का डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी अप टू द मार्क काम नहीं किया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियलाइज हुआ कि भैया इंडिया का इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी आ रहा, इनएफिशिएंट काम कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया। ठीक है, और ये पूरा इंपॉर्टेंट, इसको भैया अगर छोड़े तो मार्क्स आपका गए हो। सब्सिडीज, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ाने का तरीका मैं अलग बताऊंगा। एग्रीकल्चर सब्सिडी बोला तो भैया दो चीज होता है, या तो एडवांटेज पूछेगा या तो डिसएडवांटेज, ये याद रखना। एडवांटेज क्या है इसका? एग्रीकल्चर सब्सिडी में बहुत एडवांटेज है, आप लिख दो सेम एज ग्रीन रेवोल्यूशन, सेम लिख दो। सरप्लस प्रोडक्टिविटी, राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन। जहां जहां ग्रीन रेवोल्यूशन था सबको हटाकर सब्सिडी डाल दो। सब्सिडी के आने से क्या हुआ? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया, कल्टीवेशन का एरिया बढ़ गया, पीपल को सब्सिडीज मिलने लग गया, जिसके कारण दे शिफ्टेड फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिडी के कारण इंडिया स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक, जिसके कारण इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी हो गया। ये था सब्सिडीज के बारे में। ठीक है, बट डिसएडवांटेजेस आपको करना बहुत अच्छा, सॉरी अपॉर्चुनिटी, अच्छा सॉरी, ये तो डिसएडवांटेज था, ये एडवांटेज था मैंने बता दिया। डिसएडवांटेज ये तीन है, ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, मिसअप्रोप्रिएट बेनिफिट, वेस्टफुल कंजम्पशन, ये तीन डिसएडवांटेज है एग्रीकल्चर सब्सिडी का। ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट पे बहुत बर्डन आ गया फाइनेंस का। मिसअप्रोप्रिएट बेनिफिट, जो भी बेनिफिट मिल रहा था वो अप्रोप्रिएटली काम नहीं कर पाया। एंड तीसरा वेस्टफुल कंजम्पशन, जो भी कंजम्पशन के लिए जो भी पर्सन सब्सिडीज ले रहे थे उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ वेस्ट कर रहे थे। तो ये एग्रीकल्चर सब्सिडी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बट कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप थोड़ा सा सब्सिडीज के बारे में बता दो कि सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1950 टू 1990 समाप्त होता है। ठीक है, बस अब लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा है जो वीवीआईपी टॉप बोर्ड्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चैप्टर को फुल फ्लेज में खत्म करेंगे।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट झटपट फटाफट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, बहुत इजी है, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। कोड द 4, मैं बस आंसर बता रहा हूं, बाकी एक्सप्लेन आप लोग करना है। कोड द 4 गोल्स, 4 गोल्स क्या था? जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ लैंड, इक्विटी। एक्सप्लेन जीडीपी ग्रोथ, अगेन जीडीपी ग्रोथ विल देन ओनली बी पॉसिबल, ठीक है, व्हेन इट मोस्टली फोकस्ड ऑन इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी व्हिच डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, adoption of new technology, change in social outlook. Discuss the rationale behind choosing modernization, again modernization के बारे में बोला, modernization as a planning objective with dichotomy with employment generation. Yes, it's talking about employment opportunity, that is modernization. Discuss briefly the rationale behind choosing self-reliant, it's talking about self-reliant, overcoming from the need of external help. India should not depend upon the resources of foreign country, instead of that they should totally depend upon the resource of their country because of 2 reasons, बता दिया. Discuss briefly the rationale behind equity, डन, ये भी बहुत इजी है. डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल मीन सबको सेम सैलरी मिलना चाहिए, एंड इक्विटेबल सबको सेम सैलरी मिलना चाहिए एज पर देयर जॉब्स क्वालिफिकेशन. व्हाट वर द मेन लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, सीलिंग ऑफ लैंड, जॉइंट फार्मिंग, रेगुलेशन ऑफ रेंट. Discuss briefly how institutional reform और land reform played a significant role. किसके बारे में बोला? land reform. क्या क्या होगा? abolition of intermediary, sealing of land, joint farming, regulation of rent. Discuss briefly the rationale behind land reform. Again land reform के बारे. explain the need and types of land reform. फिर से land reform के बारे में. Discuss any 2 merits and demerits of green revolution. merits and demerits, क्या क्या merits था? surplus productivity, rise in area under cultivation, shift from subsistence farming to commercial farming, self sufficiency of food grain. Disadvantage, limited crop, unevenly spread, limited farming population. Why public sector played a leading role for industrial development during the planning period? मतलब why public sector played a most important role? Same, the GDP growth will then only be possible because of lack of capital, lack of investment के कारण public sector played a most important role. What were the features of IPR? IPR बोला मतलब 3, licensing, threefold classification, development of SSI. Explain briefly the rationale behind license raj. किसके बारे लिखेंगे? Industrial licensing. Why SSI, small scale industry, were relied upon goal of employment and equity. किसके बारे बोला? SSI. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे पूरा लिखेंगे, एंड लास्ट एक लाइन छोड़कर दैट्स व्हाई एसएसआई वे रिलायड अपॉन अचीव द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी. व्हाट इज इनवॉल्व्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में. इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड, इंपोर्ट बंद हुआ था, बंद एक ही जगह हुआ था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, विद अ डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेव फॉरेन करेंसी एंड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट. इट्स टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. What in your opinion are the bad effect of strategy of 1950 to 1990? क्या bad effect था? People were totally depend upon public sector for bread and shoes, social liability में convert हो गया, international competition maintain नहीं कर पाया, जिसके चक्कर में diversification avoid हो गया, and last license would get by big firms and in order to remove the competitor from the market. आत्मनिर्भर भारत has been root cause of Indian planning to form self reliant. किसके बारे बोल रहा? self reliant, that is self sufficiency. ये तो आपका प्रीवियस चैप्टर का है. लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल. अगेन लैंड रिफॉर्म के बारे में. लैंड रिफॉर्म आर नॉट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, मतलब बोल रहा है लैंड रिफॉर्म टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है. बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो टेक्निकल रिफॉर्म था. लैंड रिफॉर्म वाज मेनली रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, sealing of land, joint farming and regulation of rent. State the meaning of import substitution. Explain how import substitution can protect domestic industry. What is import substitution? लिख देंगे. Strategies for import substitution क्या था? Quota and tariff policy. And this is how the import substitution can protect domestic industry. So, ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस भी मैंने बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और चैप्टर को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो फटाफट झटपट फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाओ
और सर को प्रमोट करो। आपके लिए ही बेनिफिशियल वीडियोस लाया हूं, तो प्लीज प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा कमेंट करो, बहुत ज्यादा लाइक करो एंड सर को हेल्प करो, सर को प्रमोट करो, भैया को अपने प्रमोट करो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय बाय।